साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बजटेड कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। चलें करते हैं, ये देखें बजटेड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू यूनिट कंट्रीब्यूशन। एक यूनिट के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन है, एक यूनिट के अंदर कंट्रीब्यूशन कैसे चेक करते हैं, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमने पर यूनिट के अंदर कंट्रीब्यूशन चेक कर ली कि जो रेवेन्यू जो आपके रेवेन्यू है उससे आपकी जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है तो इसको ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसी कंट्रीब्यूशन को हमने ये देखा कि एक यूनिट के अंदर हमें कितनी कंट्रीब्यूशन मिल रही है, मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेल्स। जैसे मैंने बता दिया, चूंकि हमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए होती तो यूनिट कंट्रीब्यूशन इज द कंट्रीब्यूशन, बट वी नीड अ बजटेड कंट्रीब्यूशन। बट बजटेड कंट्रीब्यूशन के लिए हमें बजटेड सेल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात ये है कि चलें ये बजटेड सेल भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये 40,000 ये अवेलेबल है हमारे लिए, हमारे पास हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है, अच्छा ये अवेलेबल नहीं है, इसको मैं जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं उसको हम ब्लू कर देते हैं। दो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, फॉर्मूला तो हमारे पास ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू बजटेड कंट्रीब्यूशन माइनस बजटेड फिक्स्ड एसेट। तो बजटेड फिक्स्ड एसेट सॉरी कास्ट, तो बजटेड फिक्स्ड कास्ट हमारे पास अवेलेबल है, इनको प्लस करके हम लिख लेंगे। फिर हमें चाहिए था बजटेड कंट्रीब्यूशन, तो बजटेड कंट्रीब्यूशन को हमने सोचा कि यार ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन तो यूनिट कंट्रीब्यूशन होता है। हम पहले यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय आपके जो आपके बजटेड हमें सेल गिवन उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये है कि जब हम यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें एक सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए, ये ऑलरेडी गिवन है, और फिर हमें वेरिएबल कास्ट भी पर यूनिट चाहिए, ये सारी हम इनको सम कर देंगे। चलें सबसे पहले हम ये करते हैं कि जी वेरिएबल कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। कितनी वैल्यू थी, 2.4 यहाँ पे था, फिर 5 था, 2.4 आ गया जी, लिखे अपने पास 5 लिखें, और उसके बाद क्या है जी 0.50 1.25, ठीक है, सम करो इसको। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कास्ट पर यूनिट हमारे पास उसका आंसर आ गया है विच इज 9.15। बड़ा आसान हो गया, सेल ऑलरेडी हमें पर यूनिट दिए हुए है, और इसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे इसका मतलब ये है कि अब हम पहले इसको अभी हम यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अभी हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये देखें यूनिट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। सेल प्राइस हमें गिवन था 18 रुपीज, ये देखिए ये बात, और हमने ऑटोमेटिकली अभी हमने कैलकुलेट किया है वेरिएबल कास्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट किया। अब मैं इसको जरा क्लियर लिखता हूँ, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 18 minus 9.15 we get answer of rupees 58.85 8.85। ठीक हो गया जी, इसका मतलब है हमारे पास ये चीज हमें ऑलरेडी मिल गई है विच इज अ यूनिट कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब हम ये क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट कर देंगे। अब ये कैलकुलेट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू बजटेड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें जी। बजटेड कंट्रीब्यूशन अब बड़ी आसान हो गई है। बजटेड कंट्रीब्यूशन में हमारे पास यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया है विच इज 8.85, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बजटेड सेल के साथ जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे गिवन है इन यूनिट्स एट 40,000 के साथ। नाउ वी गेट बजटेड कंट्रीब्यूशन। बजटेड कंट्रीब्यूशन भी जैसे ही हमारे पास आई है तो हमारे सारे फार्मूले, सारा जो हमें डेटा चाहिए था या जो हमें इस क्वेश्चन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी कंप्लीट होगी। अब हम अपने इस फार्मूले के अंदर पुटिंग करते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला ये वाला अपने माइंड में रखना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू बजटेड कंट्रीब्यूशन माइनस बजटेड फिक्स्ड कास्ट। बजटेड कंट्रीब्यूशन हमारे पास ये आ गया जी, ये फार्मूला है, पुटिंग द वैल्यूज देखो, हाँ ये हमारे पास यहाँ पे अलग अलग करके लिख के हमने ये देख लिया है कि जो हमारे पास बजटेड फिक्स्ड कास्ट है वो कितनी, 80,000 90,000 और 60,000। यस, हम यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज
एक हमारे पास पहली वैल्यू जो बजटेड कंट्रीब्यूशन की आई है वो कितनी है जी, ये वाली है बजटेड कंट्रीब्यूशन। मैं ग्रीन करता हूँ इसको। बजटेड कंट्रीब्यूशन जो हमने कैसे फाइंड किया था, हमने यूनिट कंट्रीब्यूशन फाइंड किया था और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था जो बजटेड सेल हमारे पास गिवन थी, एक चीज। और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए 80,000, 90,000, 60,000, 80,000, 90,000, 60,000। इससे हमारे पास आ गया 230,000। दो चीजें 354,000 minus 230,000, it makes a profit of rupees 124,000। सिंपल जो हमारे पास बजट की इंफॉर्मेशन गिवन थी, जिसमें प्राइमरीली हमारे पास वेरिएबल कास्ट गिवन थी और साथ साथ फिक्स्ड कास्ट हमारे पास गिवन थी इस केस के अंदर। और इस केस के अंदर हमने करना ये था कि जो हमारे पास डेटा बजटेड डेटा था उसके बेस पे हमने एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना था। तो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला जो माइंड में आपने रखना है वो बजटेड कंट्रीब्यूशन माइनस बजटेड फिक्स्ड कास्ट हमारे पास। बजटेड कंट्रीब्यूशन, फिर हमने दो जो वर्ड है बजटेड और कंट्रीब्यूशन को अलग अलग किया। पहले हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट की। जब सिंपल कंट्रीब्यूशन लिखा होता है वो आपको पता है दिस मीन के यूनिट कंट्रीब्यूशन। हमने यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया सबसे पहले और उसके बाद हमने यूनिट कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया, हमें पता है कि हमने अपना जो हमारे सेल प्राइस हमें गिवन थी उसमें से वेरिएबल कास्ट को हमने माइनस किया। फिर वेरिएबल कास्ट हमने सारी इकट्ठी करके और आखिर में हमने इसको पुटिंग किया फाइनल फार्मूले के अंदर, जो ऑलरेडी हमारे पास जो बजटेड कंट्रीब्यूशन हमारे पास थी 354,000 और हमने बजटेड फिक्स्ड कास्ट को भी प्लस किया, उससे 230,000 हमारे पास आए। So we get estimated profit of rupees 124,000. एक और हमारे पास डिसीजन होता है, डिसीजन नंबर आई थिंक 3, 4 एंड डिसीजन नंबर 5। कंट्रीब्यूशन एनालिसिस के लिए या कंट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज करते हुए इशू बेसिक फार्मूला वही है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठे ये बात। तो इसकी बेस पे हमने कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। अब ऐसे होता है कि अब जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी फिर कुछ आपके पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके पास डिफरेंट जो प्राइसिंग के लेवल्स आपके पास आते हैं, मार्केट की बेस के ऊपर आपके कंपेटिटर क्या सेल आउट कर रहे हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी बेस पे आपके पास डिफरेंट प्राइसेस और आप अपने आप को किस पोजीशन पे लेके जाना चाह रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स होते हैं आपके पास जहाँ पे आपने प्राइसेस को डिसाइड करना होता है। अब इसमें हमारे पास 2-3 प्राइसेस का प्रपोजल होता है और उन 2-3 प्राइसेस की बेस पे हमने डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी प्राइस है जो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल प्राइस होगी। ये जरूरी नहीं है कि कभी आपके पास अगर प्राइसिंग प्रपोजल 4 प्रपोजल आ जाए जिसमें नंबर 1 प्राइसिंग प्रपोजल ही और 3 प्रपोजल इनफैक्ट अगर आ जाए, एक में आपने 50 रुपीज 50 प्राइस रखनी है, दूसरे में 60, तीसरे में 70 रखनी है, तो बगैर डिसीजन के आप ये कह सकते हैं कि जी 70 इज द बेस्ट प्राइस, क्योंकि अगर हाईएस्ट प्राइस है तो हमारे पास हाईएस्ट रेवेन्यू आएगा। लेकिन इस तरह से नहीं होता है, आपने तीनों प्राइसेस को एनालाइज करना होता है और हो सकता है कि ये जो आपके पास जिसको आप हाईएस्ट प्राइस इवन अगर 70 है तो 70 अगर आप कंसिडर करते हैं तो ये हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि आप इसकी बेस पे आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कम ही हो, ज्यादा ना हो। इसके पीछे क्या मेजर रीजन हो सकता है, एक मेजर रीजन आपको पता है, उसी को देखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमिक रूल है कि जब भी प्राइसेस काफी ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी डिमांड जो है वो नीचे की तरफ है। इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। अगर मार्केट के अंदर साथ साथ आपको पता है कंपेटिटर वगैरह भी आपके हैं जो वो प्राइसेस वगैरह दे रहे हैं, तो सिंपल हमने क्या करना है, बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटेंट हमने डिफरेंट प्राइसेस को देख के इसको एनालाइज करना है और हमने देखना है वो प्राइस जिसमें हमारे पास मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन प्राइस हो, जिसके अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बन रहा हो, वो प्राइस होगी दैट इज द बेस्ट प्राइस। उसमें आपने वैल्यू को नहीं देखना है
कि ये तो वैल्यू, इससे दूसरी प्राइस आप देखेंगे कि अगर दूसरी प्राइस है तो उसकी वैल्यू कम होगी, ऑल्दो उसके प्राइस लेवल हाई होगा, लेकिन उसकी जो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम लेवल पे शायद ना हो। तो आपका डिसीजन क्राइटेरिया इसमें बड़ा सिंपल सा है कि आपने ये देखना है कि जिसमें कंट्रीब्यूशन प्राइस जो उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जिसके अंदर है, तो उसको आप देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। सीवीपी एनालिसिस कैन बी यूज इन हेल्पिंग मैनेजमेंट टू कंपेयर डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस एंड कंपेयर एंड सेलेक्ट a price option that earn the biggest profit। ठीक है, किसी मैनेजमेंट हमेशा यही सोच रही है होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न किया जाए, बाकी चीजों को स्टेबल रखा जाए। मैनेजमेंट might be considered two or more different selling price for the product and want to select price profit maximization price, profit maximization price, profit maximization price, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस क्या होती है? कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन प्राइस। दो चीजों को सिर्फ देखें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस ऐसी प्राइस, हमने लेवल प्राइस का लेवल नहीं देखना है कि वो 90 है, वो 70 है या वो 80। हमने ये देखना है कि जिस प्रॉफिट जिससे हमारी ऑलरेडी हमारी जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, और वो प्राइस कौन सी प्राइस होगी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस इज द कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन प्राइस। अब इसमें भी देखना है, ये कंट्रीब्यूशन आ गया है हमारे पास। अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है तो अल्टीमेटली हमें कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला या कंट्रीब्यूशन की टेक्निक को देखना पड़ेगा। इसमें भी देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन को कैसे यहाँ पे यूज किया जाता है। चलें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A company has developed a new product which has a variable cost of ₹12। Okay जी। Fixed cost related to this product is ₹48,000 each month। मंथली डेटा है हमारे पास। ₹12 वेरिएबल कास्ट और 48,000 फिक्स कास्ट। अब सेलिंग प्राइस एक हमारे पास रहेगी, ये जो नहीं है अभी। मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू डिसाइड what the price for the product should be. A market research has suggested the monthly sales demand and its associated price। मार्केट सर्वे किया जी। मार्केट सर्वे ने ये बताया कि अगर आप अपनी प्राइसेस को 16 के लेवल पे रखेंगे तो यू विल गेट अ 17,000 यूनिट्स ऑफ सेल्स। आपके 17,000 यूनिट्स सेल आउट होंगे। देखो अब जैसे ही आप प्राइस इंक्रीज करेंगे 16 से 17 की तरफ, अगेन इकोनॉमिक रूल, प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल्स, आपकी सेल डिमांड जो है वो अब कम हो जाएगी। और थर्ड पे देखें, प्राइस ₹1 अप एंड यूनिट्स ऑफ सेल ड्रॉप्स। करना क्या है? करना ये है कि आइडेंटिफाई द सेलिंग प्राइस at which the expected profit will be maximized। रूल क्या है? रूल तो ये हमारे पास, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन प्राइस। कैसे फाइंड करेंगे कंट्रीब्यूशन? स्टार्ट करते हैं, डेटा लिखते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास चीजें आएंगी। सबसे पहले सेल्स प्राइस हमारे पास गिवन है 3 लेवल, 3 लेवल, डिफरेंट लेवल लिखा हमने। वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल कास्ट में तो कोई चेंज नहीं है, एक ही वेरिएबल कास्ट हमारे पास गिवन है। ठीक है, वेरिएबल कास्ट को लिख लिया। कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चीजें चाहिए होती हैं। ओके, फिर हमें क्या चाहिए? हमने यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर दी है। देखें यहाँ तक तो बहुत आ गई। करना क्या है? यहाँ तक पहुंचना है। हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन प्राइस, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन प्राइस। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर दिया, उसको फिर एक्सपेक्टेड सेल जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेक्टेड सेल्स देखें हमें गिवन है, जब लेवल हमारा 16 होता है तो 17,000 है। जब लेवल हमारा 17 पर रुपीज सेल प्राइस होता है तो हमारा लेवल 14,500 नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इसी तरह से 18 के लिए 11,500 में गिवन है। हम अब मंथली कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे।
ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन की मीन एक यूनिट के ऊपर आपको कितनी कंट्रीब्यूशन मिलेगी। एक यूनिट को सेल करते हो जब प्राइस आपकी 16 हो इस केस के अंदर और वेरिएबल कास्ट आपका 12 हो, अल्टीमेटली आपको एक यूनिट को जब सेल आउट करेंगे तो उस पर आपको ₹4 जो है वो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, दैट इज द यूनिट कंट्रीब्यूशन। अब हमने मंथली कंट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं, तो भाई मंथ में कितने सेल आउट करेंगे, 17,000 सेल करेंगे, तो 17,000 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, वी गेट 68,000। इसको कैलकुलेट करें, दूसरे में आ जाए, 5 आपका यूनिट कंट्रीब्यूशन है और आपकी एक्सपेक्टेड सेल जो है वो 14,500 है, मल्टीप्लाई करें दोनों, यू गेट 72,500। अगेन थर्ड में यू विल गेट 69,000। ये तो मंथली कंट्रीब्यूशन होगी। चाहिए क्या हमें, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन प्राइस। ओके, इसमें से माइनस कर दें आपका जो भी फिक्स्ड आपकी कास्ट है, फिक्स कास्ट भी आपकी सारे केसेस के अंदर ये आपके पास फिक्स्ड है जो यहाँ पे गिवन थी, दिस प्रोडक्ट ₹48,000 पर मंथ। इसको माइनस करें, मंथली फिक्स कास्ट, माइनस साइन आपको नजर आ रहे हैं, किस में से माइनस किया, मंथली कंट्रीब्यूशन। मंथली कंट्रीब्यूशन आप जो कमाएंगे अर्न करेंगे उसमें से जो भी मंथली आपका फिक्स कास्ट उसको माइनस करें, तो यहाँ पे देखें आपके पास ये तीनों लेवल आ गए। 68,000 से 48,000 माइनस करें, यू विल गेट 20,000 और यहाँ से देखें 24,500 एंड 21,000। जरा देखें हमने तो प्राइसेस तो सबसे, अगर हम इसको डिसाइड ना करते, इसकी वर्किंग ना करते, वैसे ही देखते तो हम कहते जी 18 रुपीज तो सबसे ज्यादा है, अगर सबसे ज्यादा है तो अल्टीमेटली इससे हमारे रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा होगा, इसी को चूज कर लेते। नहीं, उससे अगर आप देखें तो आपकी जो मंथली प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 21,000 हो रहा है, लेकिन अगर आपकी प्राइस 17 रहेगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो एक मैक्सिमम पोजीशन पे शो हो रहा है, जिसको हम नॉर्मली कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन प्राइस बोलते हैं। देखिए आपकी कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन प्राइस इज द 17। The profit maximization selling price is the contribution maximization selling price, that is a 17। तो आप इसकी बेस पे ये डिसाइड करेंगे कि आपने अगर प्राइस, आप अपनी प्राइस, अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है, हम करना क्या चाह रहे थे, हम सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने जा रहे थे जहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे। हमने सारे ऑप्शन को एनालाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ अ कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन प्राइस विच इज द क्राइटेरिया, उसकी बेस पे हमने सेलेक्ट किया है जो हमारे पास ऑलरेडी आपका प्राइस नंबर 17 था। 3 प्राइसेस 16, 17 और 18 के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि 17 प्राइस को अगर आप चार्ज करेंगे तो यू विल गेट अ मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। आज के लास्ट टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा जी, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, लेक्चर नंबर 7 के अंदर, वो हमने जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस था उसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट था, एक ही प्रोडक्ट था जिसका आपने ब्रेक इवन एनालाइज करना था कि कौन सा पॉइंट होगा। अब ये जो दूसरा केस है इसके अंदर हम एनालाइज करने जाएंगे मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट जो होंगे वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास होंगे। आपने कंबाइनली ये बताना होगा कि जी अगर आपके पास सपोज करें 3 प्रोडक्ट्स हैं तो कितने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी कितने कितने सेल आउट करें इन यूनिट्स में, तो हम ब्रेक इवन के ऊपर होंगे। इस केस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिट्स में ही देखेंगे, अमाउंट्स के अंदर हम नहीं देखने जा रहे हैं आज। सो हमने यूनिट्स में ही इसकी कैलकुलेशन भी करनी है और आंसर भी हमारे यूनिट्स के अंदर ही आने हैं, तो फिर और देखिएगा कि हम यूनिट्स को ही देखेंगे। चलें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टारवुड कंपनी प्रोड्यूस चेयर्स एंड टेबल्स। देखें मल्टी प्रोडक्ट का केस है तो आपके जो प्रोडक्ट हैं जो आप सेल्स करने जा रहे हैं वो 2 हैं, चेयर्स एंड टेबल्स। एक से ज्यादा जब होंगे 3 भी हो सकते हैं, ये 4 हों, जितने भी हों। सिंगल के लिए वो पिछले वाला फार्मूला और मल्टी जितने भी हों उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। फिक्स कास्ट 1290,000 पर ईयर, शेयर रेवेन्यू, वेरिएबल कास्ट आर गिवन बिलो। चेयर्स एंड टेबल, okay, sell price given,
दोनों के लिए, और वेरिएबल कास्ट में गिवन हमें यही चाहिए। फिक्स्ड कास्ट आपके पास ये अवेलेबल है, वेरिएबल कास्ट, सेलिंग प्राइस और फिक्स्ड कास्ट। वेरिएबल कास्ट आपके पास पर यूनिट है, सेल प्राइस भी पर यूनिट है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, रिक्वायरमेंट नंबर 1, suppose the company currently sell 140,000 chairs per year and 60,000 tables per year। आपको सेल्स मिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, इसको अपने माइंड में रखना है, ये यूज करेंगे हम। कंपनी ये चाह रही है कि 140,000 वो चेयर सेल आउट करे और 60,000 आपकी टेबल सेल आउट करे। अज्यूम द सेल मिक्स स्टे कांस्टेंट, हाउ मेनी चेयर्स एंड टेबल मस्ट बी कंपनी सेल टू ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक हो गया, कैलकुलेट होता है। इससे पहले जो हम ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए हम जो फार्मूला देखा करते थे, मैं थोड़ा सा आपको आपके माइंड में लेके आता हूँ, वो इसी तरह होता था। ये सिंपल फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, इस तरह से हम फार्मूला यूज करते थे। लेकिन इसमें इसमें थोड़ा सा फर्क इस तरह से है कि ये सिंगल प्रोडक्ट का केस नहीं है, इसके अंदर आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, मल्टी प्रोडक्ट का केस है। मल्टी प्रोडक्ट के केस के अंदर थोड़ा सा फार्मूला फर्क है। क्या फार्मूला है इसका जी? ये फार्मूला है इसका, इसको देखेंगे। फिक्स कास्ट उसी तरह से सिंगल प्रोडक्ट के अंदर भी नॉमिनेटर के अंदर फिक्स्ड कास्ट होता है, और डिवाइडेड बाय, अगर हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो सिंगल प्रोडक्ट के अंदर डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। देखें कंट्रीब्यूशन को एक और फ्लेवर में यहाँ पे आ गया, एक और तरह से यहाँ पे आ गया, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। देखो ये कोई कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही होगा, सेल माइनस वेरिएबल कास्ट ही होगा। लेकिन अब इसमें यहाँ पे जैसे इससे पहले बजटेड कंट्रीब्यूशन की वर्ड आपको नजर आई है, टर्मिनोलॉजी बेसिकली, और यहाँ पे आपके पास वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अनदर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। अब इसको देखते हैं कि वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। ठीक है जी, ये आ गया वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन चूंकि देखें वेटेड है, एवरेज है, तो एवरेज में एक नॉमिनेटर एक डिनोमिनेटर होगा, एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अब देखो टोटल कंट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, देखो कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे केस के आपके पास दो प्रोडक्ट हैं और उनकी अल्टीमेटली सेल्स भी डिफरेंट है और उसकी प्राइस भी डिफरेंट है। और आपको अगर टोटल कंट्रीब्यूशन अगर चाहिए होगा तो आप दोनों 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 जो आपके पास या तीनों जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा करेंगे, पहले अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको इकट्ठा करेंगे तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन बन जाएगी। फिर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, टोटल यूनिट्स क्या है, जो हमारे पास ऑलरेडी सेल्स मिक्स दी हुई है 140,000 16,000, एक हम 140,000 दूसरे को 60,000 करने जा रहे हैं, इनको प्लस करेंगे 200,000 बन जाएगा। ये हमारे पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। ज़्यादा टोटल यूनिट्स तो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए इसी तरह से हम करेंगे, जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट से पहले यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है। चलें शुरू करते हैं। हमारे पास जो डेटा गिवन है, हम सबसे पहले यहाँ पे डेटा लिखते हैं 3 लाइन्स में। फर्स्ट 3 लाइन्स हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा हमारे पास कितना है और कौन कौन सा डेटा हमारे पास गिवन। नंबर 1 यूनिट्स हमने सेल आउट करने चेयर और टेबल के लिए, कि जैसे ये पहला है केस नंबर 1 को हम देखने जा रहे हैं, केस नंबर बी को उसके बाद देखेंगे। 140,000 और 60,000 हम देखने जा रहे हैं, 140,000 60,000। और चूंकि हमारे पास वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए हमें टोटल यूनिट्स भी चाहिए, कि हम जब टोटल यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी ये आ गया, लिहाजा इसको हम हमें मिल गया, इसको डिवाइड कर देते हैं। ये भी हमारे पास फिक्स कास्ट अवेलेबल है, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन नहीं है, जिसको हमने कैलकुलेट करने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। टोटल यूनिट्स हमारे पास आ गए हैं 200,000, ये हम लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। जब टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हमारे पास जस्ट पुटिंग द वैल्यू। सेल प्राइस गिवन है जी दोनों के लिए, आपके पास 20 एंड 25, और वेरिएबल कास्ट भी आपके पास गिवन है 8 एंड 10। ये 3 लाइन, 3 लाइन, फर्स्ट 3 लाइन आपका डेटा था 8 एंड 10। अब हमने चूंकि जाना है कंट्रीब्यूशन की तरफ,
तो हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक और करें कि हमने जो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है उसका ताल्लुक हमारे पास पर यूनिट के साथ नहीं है, टोटल से कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन हमने टोटल कंट्रीब्यूशन चूंकि कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन है तो हमारे पास फार्मूला कंट्रीब्यूशन का क्या है, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होती है तो सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट ना। तो अब टोटल कंट्रीब्यूशन है तो हम टोटल सेल्स कैलकुलेट करेंगे और उसमें से टोटल वेरिएबल कास्ट को माइनस कर देंगे। टोटल सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, बहुत आसान है। हमारे पास कितने से हमने यूनिट सेल आउट करने हैं चेयर के 140,000 करने हैं, एक की प्राइस हमारे पास कितनी 20 है, मल्टीप्लाई करें 140,000 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस 20 2800,000 2.8 मिलियन। ठीक है जी, इसके लिए आ गई हमारे पास सेल्स। टोटल सेल्स हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस स्टेप में। कलर में चेंज करता हूँ, ग्रीन करता हूँ। इसके बाद इसकी सेल कैलकुलेट करते हैं जी। कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने का इरादा रखते हैं 60,000, एक की प्राइस कितनी है 25, ये आपके पास 1,500,000 15 लाख की वैल्यू बन गई और ये 28 लाख और 15 लाख को प्लस करें तो 43 लाख आपके पास, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये कि टोटल हमने सेल्स को कैलकुलेट कर दिया। अब टोटल वेरिएबल कास्ट को कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है वो भी कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल कास्ट पर यूनिट आपको गिवन है ये वाला और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे आपके यूनिट सोल्ड पे, ये यूनिट सेल्स पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करते हैं, कलर चेंज करते हैं इसका। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएबल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट। क्योंकि देखो ये सेल भी टोटल है तो टोटली वेरिएबल कास्ट होगी, वेरिएबल कास्ट पर यूनिट हमारे पास गिवन है और इसको अगर टोटल की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, जितने यूनिट्स हम सेल आउट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें आप वेरिएबल कास्ट पर यूनिट के साथ। तो मैं करता हूँ चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं 140,000 मल्टीप्लाई बाय इसकी क्या है, ये है वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 8। इससे हमारे पास आंसर आ गया 1120,000। ठीक हो गया। और इससे अगर कैलकुलेट करें तो ये 60,000 है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 600,000 की आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी बड़ी आसान होगी है। कंट्रीब्यूशन क्या कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो टोटल सेल्स आपके पास है उसमें से आपका जो वेरिएबल कास्ट है उसको माइनस करें, माइनस का साइन रखने के साथ। टोटल सेल्स हमारे पास ऊपर के बने, इसमें से माइनस करें जो हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट है, ये भी माइनस का साइन है। ये आपके पास इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आपकी आ गई, इंडिविजुअल टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आ गई। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन तो ये आपके पास ये है ऑलरेडी। आपका सेल में से अगर आप सेल में से वेरिएबल कास्ट को माइनस करें जो आपके पास 12 आएगा, आप उसको ये कह सकते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये आपके पास इंडिविजुअल से मतलब ये मैं ये ले रहा हूँ कि आपके पास चूंकि यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट को मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, तो ये आपका इंडिविजुअल अगर चेयर है तो चेयर के लिए जो चेयर का टोटल जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास ये है 1680,000 और इसी तरह से 900,000 आपके पास टेबल के लिए। और इन दोनों को अगर प्लस करें, चूंकि हमें फार्मूले के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन ये चाहिए है, टोटल कंट्रीब्यूशन अगर टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सिंपल इन दोनों का प्लस करेंगे 16,80,000 के साथ 9 लाख को प्लस करें तो ये आपके पास 25,80,000 की एक वैल्यू आती है। इनफैक्ट ये जितनी भी हमने वर्किंग की है इसको आप टेबल फॉर्म के अंदर भी कर सकते हैं, ये टेबल में क्यों मैंने, अगर आप टेबल के अलावा अपनी तरफ से वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए थी जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दी 25,25,80,000। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है टोटल कंट्रीब्यूशन की। मैं दोबारा से इसको रैप अप करता हूँ। ये जो बेसिकली हम केस देखने जा रहे थे अपना आज आज का, उसमें ये था कि आपने ब्रेक इवन ही कैलकुलेट करना था, लेकिन इस केस के अंदर आपने मल्टीपल ब्रेक इवन को कैलकुलेट करने हम जा रहे थे। जहाँ पे आपके पास चेयर और टेबल्स दो दो प्रोडक्ट थे और उसी तरह से दो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फिक्स कास्ट भी गिवन थी और इंडिविजुअली आपको टेबल और चेयर के लिए सेल्स और वेरिएबल कास्ट भी हमें गिवन थी।
ये तीन ही चीजें होती हैं जो हमें कंट्रीब्यूशन, कोई से भी कंट्रीब्यूशन एनालिसिस हम कर रहे होते हैं तो उनके लिए ये तीन ही एलिमेंट्स हमें चाहिए होती है जो कि बने। आखिरी चीज जो चौथी हमें मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन के लिए चाहिए होती है वो सेल्स मिक्स होता है। इसने बताया कि 140,000 ये प्रपोज करने जा रहा है कि 140,000 चेयर को सेल आउट करने जा रहा है और 60,000 आपको टेबल को सेल आउट करने जा रहा है। तो इसके दरमियान ब्रेक इन यूनिट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो फार्मूला हमारे पास जो था ब्रेक इवन इन यूनिट्स in the case of multiple break even analysis, तो फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहाँ पे भी फिक्स कास्ट तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ये है 12,90,000 के साथ, लेकिन हमने इसमें वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हमने कैलकुलेट करना था। अब ये था कि जी वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कौन सी चीज होती है, तो उसके लिए भी फिर फार्मूला है कि वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमारे पास आसान है, 140,000 ये बता रहा है, 60,000 ये बता रहा है, मैं इनको सम करें तो आपके पास 200,000 बनेगा। ये तो सिंपल चीज थी, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी। अब टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए भी अगर एक हम ये तुमने वर्किंग टेबल सी बनाई, अगर टेबल आप ना बनाए, आप सिंपल लिखें ऊपर चेयर और टोटल कंट्रीब्यूशन पे लिखें टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट। टोटल सेल्स को एक जगह इकट्ठा कर दें, टोटल वेरिएबल कास्ट को एक जगह इकट्ठा कर दें और आपके पास इंडिविजुअल चेयर की आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, जो हमारे पास इस केस के अंदर ये आई है 16,80,000। और इसी तरह से आप टेबल को भी टेबल की देखें जी, इसकी सेल्स कितनी है, पर यूनिट कितनी सेल है और कितने यूनिट सेल आउट करने जा रहे हैं, 60,000 यूनिट सेल आउट करने जा रहे हैं, पर यूनिट सेल इसकी 25 है। उसके पास उससे आपके पास टोटल सेल्स की वैल्यू जनरेट होगी और फिर आप वेरिएबल कास्ट भी इंडिविजुअल आपको पर यूनिट दी हुई है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पे या सोल्ड पे, उससे आपके पास वेरिएबल कास्ट टोटल वेरिएबल कास्ट आ जाएगी। तो इससे आपके पास इंडिविजुअल टेबल का जो कंट्रीब्यूशन आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ टेबल, वो आपके पास 900,000 आएगा। लेकिन हमें तो टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल ऑफ टोटल चाहिए, दोनों दो तीन है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए। वो आपके पास 2580,000 हमारे पास 2.58 मिलियन रुपीस यहाँ पे अब बनता है। लिहाजा हम वैल्यू को पुट करेंगे। देखें ये फार्मूला इसमें था हमारे पास फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सबसे पहले हमने वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किए, इसके लिए टोटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू हमारे पास 25,80,000 है, ये हमने लिखी और इसको डिवाइड किया जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास गिवन है, दोनों को मिला के ये भी टोटल में हमने लेना है, दोनों वैल्यूज को हमने टोटल में लेना है, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आपके पास जो हमें रिक्वायर्ड था वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये हमें चाहिए था। देखें इसमें भी हमने यहाँ पे ये देखें हमें असल में क्या चीजें, ये दो चीजें चाहिए थी, ये दो चीजें। पहले तो ये चीज चाहिए थी जिसको हम वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलते हैं, और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल कंट्रीब्यूशन की जरूरत थी। अब हमारे पास इससे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर कैलकुलेट हो गया, इसका डिनोमिनेटर कैलकुलेट हो गया, तो फिक्स कास्ट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 12,90,000 के साथ, उसको हम नोमिनेटर में रखेंगे और इसके बाद 12.90 को हम डिनोमिनेटर के अंदर रख के इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे तो यू गेट ए 100 यूनिट्स, 100,000 यूनिट्स। एक लास्ट पॉइंट है जी, देखें इसकी कैलकुलेशन वगैरह। अब एक आखिरी पॉइंट है, देखें अगर यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन का केस होता जहाँ पे प्रोडक्ट आपका एक होता तो आप आराम से कह सकते थे जी अगर 100,000 यूनिट सेल आउट करेंगे तो आपका ब्रेक इवन होगा, लेकिन यहाँ तो एक प्रोडक्ट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस मल्टीपल ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर ये है कि ये 100,000 में से कितने यूनिट्स आपके चेयर के सेल आउट होने चाहिए या कितने आपके टेबल के होने चाहिए। हाँ आप आंसर दे सकते हैं। 50-50 नहीं, क्यों नहीं, कोई रूल नहीं है 50-50। 60-40 नहीं, 80-20 कोई रख ले नहीं। एक चीज सिर्फ हम देखेंगे लास्ट, उसकी बेस पे इसकी जो आपस में रेशो है इसको देखेंगे कि जी चेयर और टेबल का आपस में सेलिंग रेशो क्या है। सेलिंग रेशो सिंपल है, 140,000 है और ये 60,000 है,
अगर ये 330 इसमें से भी कम कर दी जाए, इसमें से भी कम कर दी जाए, इसका मतलब है 140 और 60 की रेशो बन जाएगी। हम थोड़ा सा और कम भी कर लेते हैं, एक जीरो और कम कर लेते हैं, यहाँ से भी एक जीरो, यहाँ से भी कम करते हैं, मीन 40 to 6 की रेशो हो सकती है। इससे भी इससे 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 भी नीचे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन चले यहाँ पे हम स्टे करते हैं। हमें समझ आ गई है कि जो 100,000 हम यहाँ पे पहुंचे हैं, टोटल तो हमने जो सेल आउट करने हैं ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए, वो तो 100,000 यूनिट्स है। अब इसके अंदर डिसाइड करना है कि कितना शेयर आपका टेबल का होगा और कितना शेयर आपकी चेयर का होगा। उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ रेशो हम देखेंगे। तो हमने देखा कि रेशो हमारे पास 14 to 6 है, इसको मजीद कम भी किया जा सकता है, या आपका 7 to 3 भी हो सकता था, लेकिन चलें इसी पे। चेयर्स के लिए कितना जी, लाख चेयर्स में अब रेशो कैलकुलेट करते हैं। 100,000 हमने हमें सेल आउट करना है, उसमें रेशो क्या है, 14/20। 14 क्या है, 14 तो इसके इंडिविजुअल शेयर है, और डिवीजन आपको पता है, इन दोनों को प्लस कर दें, 14 + 6 20 हो जाएगा, मीन 14/20, इससे 70,000 आ जाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो टेबल है उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो टेबल का इंडिविजुअल शेयर हमारे पास कितना है, वो 6 है। तो 100,000 में से 6 है, और टोटल हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये दो हमने प्लस किए हुए हैं, 14 + 6 है 20, 20 से, तो ये आपके पास 30,000 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप ब्रेक इवन पे पहुंचना चाह रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर, तो आपके पास इस केस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑलरेडी दो प्रोडक्ट थे, चेयर्स और टेबल, उसकी वैल्यूज हमारे पास गिवन थी। तो हम अल्टीमेटली जो हमें 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 चाहिए था, वो ये चाहिए था कि ब्रेक इवन हमारा यूनिट्स का पॉइंट क्या होगा, लेवल क्या होगा। लेवल फाइंड कर दिया हमने, विच इज 100,000, कि जी जब आप 100,000 नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों के कंबाइनली सेल आउट करेंगे तो आप ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर होंगे। फिर अगला क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर दिया कि जी कितने कितने अमाउंट, कितने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने इंडिविजुअल जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके सेल आउट करने हैं। तो वो भी आपने यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशो आपने उसको फाइंड कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन को का जो पार्ट सेकंड है, उसको देखा जाए तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बेसिकली उसमें ये किया हुआ है कि ये जो सेल्स मिक्स है इसको उल्टा कर दिया गया है, बाकी डेटा वही है। देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या था, सपोज द कंपनी करंटली सेल 140,000 चेयर था और 60,000 टेबल था ना, इसके अंदर इसने उल्टा कर दिया। ये कह रहा है कि 60,000 आपका चेयर है और 140,000 आपका टेबल है। अगर इसने ये एक वैल्यू को चेंज किया है तो बिल्कुल इसका इफेक्ट सारी वैल्यूज पे आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के अंदर जो आप नंबर ऑफ यूनिट्स का भी इम्पैक्ट आ गया है, जिससे सारा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये आपका डिफरेंट है। बाकी ये तो चीज़ें आपकी सेम है, लेकिन इसमें इसको भी हम देखते हैं जल्दी जल्दी से। अब आपको तो इसको काफ़ी हद तक इसी को केस को आपने इस जो हमने अभी किया है काम, इसी को रिपीट करना है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इसी तरह से लिखा पहले कि जी ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला क्या है इन द केस ऑफ अ मल्टी प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टी प्रोडक्ट, का डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको पता है, टोटल कंट्रीब्यूशन, ये चीज हमें चाहिए, और हमें ये चीज हमें अच्छा है। यूनिट्स टोटल उतने ही होंगे, सिर्फ उसका सेल मिक्स फर्क हुआ है। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, यूनिट्स हमने लिख दिए पहली दफा, ऊपर हमने यहाँ पे लिखे थे 140,000 60,000, अब रिवर्स हो गए, ये एक मेजर डिफरेंस आया है 60,000 140,000। बाकी उसके बाद वो दो लाइन उसी तरह से हमने सेम लिखी हैं जैसे हमने ऊपर बी लिखी थी, क्योंकि उसके डेटे में कोई डिफरेंस नहीं है। देखें 28 और 25 10, 28 25 10, अगेन कोई डेटा रिपीट हो रहा है, लेकिन आगे देखें टोटल सेल्स पे फर्क आएगा, क्योंकि टोटल सेल जो थी इससे पहले वो हम 20 तो सेल प्राइस थी, लेकिन यहाँ पे 140 था, उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से हम जो सेल प्राइस 25 है उसको 140 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। टोटल सेल्स हमारे पास आ गई है। अब टोटल वेरिएबल कास्ट हमें चाहिए, तो इंडिविजुअल वेरिएबल कास्ट आर गिवन एट द रुपीज ऑफ 8 पर यूनिट इन द केस ऑफ अ चेयर एंड 10 पर यूनिट इन द केस ऑफ अ टेबल। और हमारे पास साथ साथ मौजूद है यूनिट सेल्स भी, लिहाजा इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 480,000 कैसे आया है, ये 480,000 ऐसे आया कि 60,000 को आपने मल्टीप्लाई किया है वेरिएबल कास्ट पर यूनिट के साथ, इसलिए कि हमें टोटल वेरिएबल कास्ट चाहिए था। टोटल वेरिएबल कास्ट आ गया आपका। उसके बाद आगे चलें
तो अब हमने क्या करना है, हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट। में ये पैरेंथेसिस यूज कर रहा हूँ which suggest कि this is a negative value। इससे हमारे पास इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ चेयर्स एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ टेबल आ गया है, लेकिन वी नीड अ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। लिहाजा टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यू है 2,28,20,000 आपके पास अब वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई तो बहुत आसान हो गया हमारे पास काम। ये हमें ये वैल्यू चाहिए थी, हमें टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए था, ये टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया, ये वाली वैल्यू। और 200,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी पहले से भी आए, हमें एडवांस में पता भी था। इससे हमारा सिर्फ वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखो, एक रेशियो होता है बेसिकली, एक रेशियो मीन एक वैल्यू आपके पास आता है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन और ऑन द बेसिस ऑफ टोटल यूनिट्स आपके पास एक रेशियो है। तो ये देखिए, ये जो 14.10 है इसका यहाँ पे फर्क आया है। बाकी से पहले अगर देखें तो इससे ऊपर जो था हमारे पास था 12.90 का था। ये इसी से डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसलिए कि बाकी तो डेटा हमारे पास जो फिक्स्ड कास्ट का जो डेटा है वो भी हमारे पास उसी तरह से है। उसको हम इसके बाद अब हम अपने मेन फार्मूले की तरफ चले जाते हैं। ये फार्मूला था हमारे पास मेन फार्मूला, which is a break even in units is equal to fixed cost divided by weighted average contribution margin। a fixed cost हमारे पास already given है, जो है जी 12,90,000। वो पहले से हमारे पता है, पिछले क्वेश्चन में भी ये सेम थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्क इस चीज का है which is a एवरेज वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो अब 14.10 है। इससे हमारे पास देख लें, अगर आपकी डिनोमिनेटर जो है जो डिवाइड करता है नोमिनेटर को, तो उसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कमी की तरफ जाएगा, ज्यादा डिवाइड किया जाएगा। इससे पहले 12.10 था तो उससे हमारे पास 100,000 की वैल्यू आई थी, लेकिन जैसे ही 14.10 हुआ है तो हमारे पास ज्यादा वैल्यू होगी, 91 वैल्यू हमारे पास हुई। हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कमी की तरफ आए, इसलिए कि डिवाइडर जो है उसकी वैल्यू ज्यादा हुई है। 91,489 हमारे पास आ गया। अब अगेन मिक्स हमें चाहिए, ठीक है। हम जब 91,489 नंबर ऑफ यूनिट सेल आउट करेंगे तो हम ब्रेक इवन इन यूनिट्स के पोजीशन पे होंगे, ये बात तो हमें समझ आ गई है। लेकिन अब क्या है कि इसमें से कितने अमाउंट, कितने यूनिट्स जो हैं वो हमने चेयर की सेल करनी है और कितने यूनिट हमने टेबल की सेल करनी है। अगेन अब हम यहाँ पे रेशो देखते हैं, हमारे पास क्या बनता है सेल्स रेशो बी के लिए। बी में ये था ना 6 और 14 का उल्टा हो गया, पहले 14 और 6 का था, अब 6 to 14 है, याद है 6 to 14। इससे हम सबसे पहले शेयर्स कैलकुलेट करेंगे जिसके इंडिविजुअल आपके पास शेयर 6 है, डिवाइड करेंगे टोटल शेयर्स के ऊपर, तो हमारे पास 27,446 है। अच्छा याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पे आपको यूनिट रिक्वायर्ड है, तो अगर आपका पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उसको राउंड करें, क्योंकि यूनिट हमारे पास कभी आधा यूनिट या उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसको राउंड करें। तो जैसे ये 27,446 है तो 64,004 है। हो सकता है कि इससे आपके आंसर पॉइंट में है तो उसका आंसर पॉइंट में नहीं लिखना है। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने मल्टीपल ब्रेक इवन एनालिसिस का भी हमने जो आइडिया है उसको सीखा है। इसको देख लें, आपके पास सिर्फ इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि ब्रेक इवन इन यूनिट्स जो है इसका एक मेजर फार्मूला है हमारे पास, विच इज अ फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने कैलकुलेट किया है टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। और फिर हमने इसको आपकी मर्जी है, ये टेबल के फॉर्म में मैंने किया हुआ यहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है कि आप हर चीज़ के टेबल्स और फॉर्मेट या टेम्पलेट्स डिज़ाइन करें। आपकी मर्जी, आप इसको किसी तरह जो आपको बेहतर लगे उस तरह से अभी आप इसको फाइंड आउट वर्किंग के तौर पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमने इस फार्मूले के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और पुटिंग द वैल्यूज एंड देन वी गेट आंसर। आज के लिए बिल्कुल आखिरी चीज छोटी सी है,
अब देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट का लास्ट भी यूज किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट को भी आपने देखा होगा, आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट समटाइम बजटेड इनकम स्टेटमेंट की वर्डिंग भी यूज की जाती है, प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट की वर्डिंग भी यूज की जाती है, और कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट की वर्डिंग भी यूज की जाती है, और डिफरेंट तरह से इनकम स्टेटमेंट को देखा जाता है। अब इस तरह की इनकम स्टेटमेंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट, इसमें सिंपल आपका सेल इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है सेल इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, सारी हर तरह की इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है। लेकिन इसमें क्या फर्क होगा, इसमें ये होगा कि चूंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन आप डिजाइन करेंगे, तो इसमें आपने एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग या उस एंगल से नहीं देखना कि सीजीएस या वगैरह वगैरह है। आपने जितने भी एक्सपेंसेस है, हमें पता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंस ही होते हैं। रेवेन्यू तो आप टॉप पे लाइन में आप रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन एक्सपेंसेस जो है उनको ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर रिपोर्ट करेंगे। बिहेवियर से मतलब आपका पहले वेरिएबल, जो आपके वेरिएबल कास्ट है या वेरिएबल एक्सपेंस में बोल देता हूँ, वो जो है उनको माइनस करेंगे, और इसके बाद आपके पास फिक्स जो आपके कास्ट एक्सपेंस हैं उनको आप माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट की तरफ आपका आंसर आ जाएगा। पर let's see what happened. The sale 60,000 unit were produced, all 60,000 produce and sell, सारे के सारे चले उसने बेच दिए थी। प्रोडक्शन आपके पास आ गया जी 60,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, नो ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी 60,000 इस दफा हमारे स्टोर में थे। फिर क्या हुआ, 60 के 60 सेल आउट हो गए, 60,000 नंबर ऑफ यूनिट्स सेल आउट हो गए, और उसकी प्राइस क्या थी जी 12 थी। इसका मतलब हमें चूंकि इनकम स्टेटमेंट की बात है ना, तो इनकम स्टेटमेंट में तो हम यूनिट्स में नहीं लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हमें चीजें अमाउंट में चाहिए होती हैं सारी, लिहाजा हमें यूनिट से अमाउंट को कन्वर्ट करने का तरीका आता है। सेल्स कितनी हुई, 60,000 यूनिट्स की सेल हुई है, एक पे कितनी हमें, हमारा कितना रेवेन्यू है, वो 12 है, सेलिंग प्राइस उसकी 12 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगी, कास्ट की तरफ आ जाए। अब देखो इसने कास्ट के अंदर ये हमें दिया डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग और फिक्स्ड सेलिंग। देख लो अब इसमें हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि वेरिएबल कास्ट को अलग करना है, फिक्स कास्ट को अलग करना है। वेरिएबल पहले सेल से वेरिएबल कास्ट माइनस करना है, तो आपको पता है वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और जब कंट्रीब्यूशन से आप उसके फिक्स कास्ट को भी माइनस कर देंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से फिर आप बाकी चीजों को जब माइनस करेंगे तो फिर आगे की चीजें आ जाएंगी। हम इसमें ये करते हैं, वर्किंग करते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है आपके पास, वेरिएबल होता है या फिक्स्ड होता है? वेरिएबल है। वेरिएबल को मैं येलो कलर से नोट करता हूँ। डायरेक्ट लेबर आपके पास क्या है, ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल ओवरहेड भी वेरिएबल है, मेंशन्ड है, फिक्स्ड नहीं है। फिक्स जो है वो आपका फिक्स्ड ओवरहेड इज अ फिक्स्ड कास्ट, या फिक्स को हम ग्रीन से शो करते हैं। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमन, ये वेरिएबल कास्ट, इसको हम येलो से शो करते हैं। और आखिर में हमारे पास फिक्स्ड है, इसको हम एक और चीज भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि फिक्स कास्ट तो फिक्स्ड में दिया होता है हमेशा, फिक्स उसकी एक ही वैल्यू होती है, लेकिन जो वेरिएबल कास्ट है उसका पर यूनिट भी आपको गिवन होता है, जिसकी जस्टिफिकेशन हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्लियर की थी जब हमने टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल फिक्स कास्ट की बात की। चलें जी, सेल्स सबसे ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट इज सेल 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 पर यूनिट सेल प्राइस थी, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम वेरिएबल कास्टों को माइनस करेंगे। कितनी वेरिएबल कास्ट थी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये देख लें, ये कह रहे हैं 180,000 आपकी डायरेक्ट मटेरियल यूनिट, 3 पर यूनिट आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हमें इसका मतलब ये कंफर्म है ना। देखो ये 180,000 कैसे आया है, ये भी क्वेश्चन है। ये साथ ही भी कह रहा है कि 3 पर यूनिट है, तो सिंपल सी बात है ना, हमने टोटल प्रोडक्शन कितनी की है, 60,000 की प्रोडक्शन की है ना, और हर प्रोडक्शन के हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारी जो वेरिएबल कास्ट थी वो 3 थी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60,000 करें तो ये 180,000 आ जाएगा। ये 180,000 हमने लिख दिया, क्लियर किए हुए 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 180,000। 60,000 आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो आपने बनाए और बेच भी दिए, और उसके पर यूनिट आपकी सेल प्राइस वेरिएबल कास्ट आपकी 3 है। इसके साथ आपका डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर में देखिए 120,000 है आपकी टोटल, और आपने 60 यूनिट सेल आउट किए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे 2 ही आएगा। इसका मतलब है आपके जो डायरेक्ट लेबर 120 है,
मुझे उम्मीद है ये बात आप समझते हैं। वेरिएबल की तरफ जाए तो ये भी आपकी 60,000 की वैल्यू है। रुपीज एक 1 पर यूनिट आपका एक्सपेंस है, इसका मतलब है 60,000 आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए और सेल किए हैं, और इसका मतलब 60,000 इस पे इसका होगा 60,000 हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद कोई और वेरिएबल था, यस येलो से शो किया हुआ था हमने। 60,000 मजीद भी था आपके पास, ये 60,000 हमने मजीद जिसको हमने वेरिएबल सेलिंग एंड एडमन का नाम दिया, इसको हमने यहाँ पे दिया। इन चारों को कितने थे हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, इनको प्लस करें 180 120 60 एंड 60 से हमारे पास आएगा 420,000। ओवरऑल सेल से अगर 720,000 सेल वैल्यू, इसमें से 420 को जब माइनस करें तो आपके पास 300,000 आ जाएगा, विच इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 300,000 इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं कैलकुलेट करना है इसका, हमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए इसके बाद आपके पास फिक्स्ड कास्ट अवेलेबल है 150,000 30,000, ये 180,000 की आपके पास फिक्स कास्ट है। मैंने फिक्स कास्ट यहाँ पे लिखा, इसके इनर कॉलम में 150,000 और 30,000 हमने रिपोर्ट किया, और उसके बाद इन दोनों को सम किया तो ये बन गया हमारे पास 180,000। 150,000 फिक्स्ड ओवरहेड था और 30,000 हमारे पास फिक्स सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड था, जिनको प्लस करें तो आपके पास 180,000 की वैल्यू आएगी। ये भी चूंकि कास्ट है ये भी माइनस हो रहा है, अगर 300,000 से या कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आपका फिक्स्ड कास्ट को भी माइनस करेंगे तो यू विल गेट अ ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹120,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट के लिए सिंपल सी बात कि डेटा आपने पहले उसको एडजस्ट करना है या उसको आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कास्ट। वेरिएबल कास्ट को अलग करना है, फिक्स कास्ट को आपने अलग करना है, और फिर उसको आपने फर्दर पहले सेल्स आपने लिखना है अपना, उसके बाद वेरिएबल कास्ट को माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन से भी जब आप फिक्स कास्ट को माइनस कर देंगे विच 180,000 तो आपके पास ओवरऑल ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। फिर ऑपरेटिंग इनकम के बाद इसके बाद जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस हैं उसको हम जो आपके ऑफिस के अंदर है उनको भी माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हमारे पास डेटा इतना ही था, इसकी बेस पे हम सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचे। सो लास्ट पे, अच्छा मैं इसकी जो ये जो हम वर्कबुक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये वर्कबुक में आपके यहाँ पे दे भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप जरूर एक काम करें स्टूडेंट कि या तो पहले लेक्चर सारा सुन के उसके बाद आपके पास ब्लैंक वर्कबुक यहाँ से डाउनलोड करें और उस पे बिल्कुल अपने हाथ से सारा प्रैक्टिस करें। अगर आप सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अभी तो अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, जो मुझे उम्मीद है कि आप सुन रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि आपके कॉन्सेप्ट कहाँ पे सेट नहीं है। जैसे ही आप अगर इस जो आपके पास वर्कबुक है अनसॉल्व, इसके ऊपर आप उसकी वर्किंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन भी अराइज होंगे, जिसको हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और साथ साथ ये कि ये आपको गिवन है जो एमसीक्यूज का लिंक भी गिवन है, जरूर एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज हैं, इनको प्रैक्टिस करें। और साथ साथ आपको इसी में से जो कुछ प्रॉब्लम भी अवेलेबल हैं ब्रेकिंग एनालिसिस के, उनको भी आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच।